अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, जिहाद का जुनून, ग़ज़वा हिंद का जुनून इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है साउथ एशिया में, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये साउथ एशिया के लिए ही ये हदीस गढ़ी गई थी ग़ज़वा हिंद की। और साउथ एशियंस एशिया से बाहर भी जहाँ रहते हैं वो अपनी गंद फैलाते हैं। मैं डिटेल में आपको इन चीज़ों पर रखता हूँ। जैसे ये तस्वीर मेरे सामने आई, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पिक्चर है। अब आप बताएं कि उस्मान ख्वाजा के पेरेंट्स कराची से ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए और मेरे एक रिश्ते की बेटी के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में बिहाई थी, तो मैं 2006 में उसकी शादी में गया था ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। तो वो जो दामाद थे हमारे, वो उन्होंने बताया कि उस्मान ख्वाजा उसके साथ क्लास में पढ़ता था। अब आप बताएं कि ये मेरे जो वो दामाद थे, ज़ाहिर है मेरे तो उस ज़माने में ताल्लुकात थे, इसके बाद तो सबसे ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन उस ज़माने में भी उसके जो फादर थे ना, मेरे दामाद के, जो वो मस्जिद लेके गए मुझे। मैं 3 दिन रहा था सिडनी में, उस वक्त मेयर था, तो मुझे वापस कराची जल्दी पहुंचना था, तो मैं सिर्फ शादी करने के अटेंड करने के लिए गया था। तो वो मुझे एक दिन लेके गए, उन्होंने कहा ये आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सिडनी। तो सिडनी क्या दिखाना था, वो सीधा मस्जिद के पास लेके गए और मुझे कहा कि ये मस्जिद है जो हमने बनवाई है, जिसमें मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, फाइनेंशियल भी, और मेहनत भी मेरी है, और मैं अब इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आइए नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब मेरा नमाज वमाज से क्या ताल्लुक़, ठीक है ना। उस ज़माने में भी मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त नापाक हूँ, मेरी पाकी नहीं है, इसलिए मैं इस वक्त वज़ू नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, आप पढ़ के आ जाएं, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ। तो उस्मान ख्वाजा की ये पिक्चर देखें, इसमें अरबी ड्रेस पहना है, इसकी बीवी गोरी है ऑस्ट्रेलियन, उसको भी हिजाब पहना दिया है, पूरा ख़ानदान अरबी बना हुआ है। साले मतलब अपनी औकात भूल रहे हैं। ये ड्रेस आपको अरबियों में नहीं मिलेगा। सऊदी अरब में चले जाएं, इधर उधर, वहाँ की औरतें फर्स्ट क्लास घूम रही हैं, और जो सऊदी आदमी भी अरबिक थोब और वो पहनते हैं, जो वो उनका कल्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है, ये किस हिसाब में वो, भाई आपकी कल्चरल आइडेंटिटी हिंदुइज्म है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स हिंदू थे। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की तालीम, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल क्रिकेट टीम का 10 साल से हिस्सा होने के बावजूद, 10 या 15 साल से हिस्सा है, इसके बावजूद इनके दिमाग पे वो जिहाद, वो इस्लामाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म का जुनून ख़त्म नहीं होता। और यही जुनून मुझे समझ नहीं आता कि औरतों को, नॉन मुस्लिम औरतों को थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है आपको मुसलमान होने से पहले, कि इस्लाम ने औरतों को किस हद तक ग़ुलाम बनाने का ऑर्डर दिया है। औरत की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में, इसके बावजूद समझ नहीं आती। अभी सिख यात्री गए थे, बाबा गुरु नानक जी की जो जयंती थी, उसमें पाकिस्तान गए थे ननकाना साहब। तो ये सिख यात्री होते हैं ना, जो जाते हैं ना, इसमें आईएसआई और आईएसआई की जो टीम होती है मुल्लाओं की, मदरसों की, वो बड़ा वर्किंग करती है। और सपोज़ आप 1000 यात्री गए हैं, तो उसमें से कम 5 को वो अपने मतलब पे खींच लेते हैं। उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिख यात्री गए थे, इनमें एक साहिबा थी, सिख लेडी, वो गई थी और वापस नहीं आई। तो शोर हुआ तो पता चला कि वो सरबजीत कौर जो सिख लेडी थी, वो वहाँ पे किसी बंदे ने लव जिहाद के उसमें फंसा लिया, और वो मुसलमान हो गई, उसके साथ निकाह कर लिया, और अपना नाम मुसलमान नाम नूर रखा। तो ये हमें भी समझ नहीं आता कि इनके जहन में क्या है। ग़ज़वा हिंद की बात करें तो ये देखें मौलवी साहब क्या कहते हैं। ना जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है, जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है, जिसे बीजेपी कहते हैं,
ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में, और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं, इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ। और इस वक्त इनके जुनून की कैफियत का अगर आपने अंदाजा लगाना हो, पहले तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ताकत अगर उनकी देखनी हो तो बाबरी मस्जिद की शहादत देखें। कांग्रेस की हुकूमत है जो सेकुलर है, और उस हुकूमत में वो अपने लाखों वॉलंटियर्स को लेकर निकलते हैं। अच्छा, आप जरा सोचिए, आप 1000 आदमी को मुश्तइल करके लेके आए ना सड़क पे, वो आपके कंट्रोल में रहेगा? वो वहां जाते ही पथराव करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, जो आप नहीं भी चाहते वो शुरू कर देगा। लेकिन ये लाखों लोगों को लेके निकले हैं, कोई जलाव नहीं, कोई घेराव नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं। अयोध्या गए हैं, मस्जिद गिराइया, वापस आ गए। जिस मकसद के लिए गए वो पूरा किया, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। इस हद तक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। अब आप बताएं कि ये इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि बीजेपी या हिंदू इंडिया के या मराठा अंपायर ये बाहर से इन्वेडर आए हुए थे, और औरंगजेब और उसके फॉलोअर्स असल इंडिया के मालिक थे। ये इम्प्रेशन दे रहे हैं ना कि इनसे लड़ना है। किन से लड़ना है? मराठा से। मराठा जैसे अमेरिका से आए थे। ये जो जहर और जुनून फैला रहे हैं ना, इसके कई रास्ते हैं, जो कि एक हम अभी देख रहे थे कि बांग्लादेश में इसके कई चीज़ें हैं। पहले बांग्लादेश जाने से पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि ये लाल टोपी मरवाएगा इनको। पाकिस्तान के ऊपर इस गज़वे पर, जिस तरह हम 65 और 71 के वाक़यात सुनते थे ना, ख़ासतौर पर 65 के हवाले से, कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुज़ुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाब बदर, ये सब बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे हैं कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने ख्वाब भेजा, अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जो नौजवान है। कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ़ लाते हैं, सच्चे हैं आप। और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये ग़ज़वा हिंद है। भाई आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉफिट मोहम्मद आ गए थे पाकिस्तान के मिसाइलों के और एयरफील्ड के सिक्योरिटी के लिए। मतलब किस तरह आवाम को मामू बना रहे हैं। एक्चुअल तो वर्ड टू है, लेकिन मैं वो वर्ड अब यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन किस तरह पागल करते हैं पब्लिक को। और इसका हल ये निकालते हैं कि ये किसी न किसी तरह पब्लिक को अपने झांसे में लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो मुसलमानों का इज्तिमा हुआ, मैं हैरान हूँ। अभी मैं आवाज़ खोलूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह जुनून की हद तक ये नारे लगाते हैं। अब आप कहोगे कि हिंदुओं के भी तो ऐसे गैदरिंग होती है ना, रिलीजियस गैदरिंग होती है, इसमें हिंदू भी इतने होते हैं। लेकिन ये नारे इनके जो हैं, ये लड़ने मरने के हैं, जिहाद के हैं, ग़ज़वा हिंद के हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। हिंदुओं के किसी भी रिलीजियस गैदरिंग में हमने ये नहीं देखा कि हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, हम फलां को मार देंगे, हम उसको ये कर देंगे। वो रिलीजियस गैदरिंग होती है, ये पॉलिटिकल गैदरिंग बन जाती है। अब आप देखें, इसमें सब मिल के नारा लगाओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब तक बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज जो मंजर यहां दिख रहे हैं, इस मंजर से जाहिर हो रहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब काबुल से लेकर अराकन तक कलेमा का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह।
बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहराने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह जब तक हमारे जान है, जब तक हमारा खून है, हम अहले हदीस हो, सलफी हो, हनफी हो, देवबंदी हो, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। बर्मा से काबुल तक खिलाफत होगी और मुसलमान होंगे और बाकी बीच में सब है कचरा है, उनको साफ कर देंगे। इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, सारे भिख मंगो तुम लोग, सारे ये भिख मंगे हैं। चाहे वो बंगाली हो, बांग्लादेश के बंगाली, भारत के बंगालियों की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बंगाली बांग्लादेश के हों, चाहे वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानियों में भी मैं बलोच और पश्तून की बात नहीं कर रहा, पंजाबियों की बात कर रहा हूं। ये सब भिखमंगे हैं, इनकी औकात नहीं, अपने लिए एक सुई नहीं बना सकते। जरा सीखो हिंदुओं से कि हिंदू दुनिया की तकरीबन हर चीज बना लेते हैं। अजीज दोस्तों, ये जो गैदरिंग थी ना, ये गैदरिंग पाकिस्तान में भी होती है। पहले साल में एक बार होती थी, लाहौर के पास रायवंड इलाका है, वहां पे होती थी। और आप यकीन माने कि हज से ज्यादा यात्री उधर होते थे। मेरे अपने ब्रदर इन लॉ जो कि गुजर गए हैं, मेरी बड़ी बहन के शोहर, वो भी हर साल जाते थे। और मैं उनसे पूछता था कि आपको वो क्या मिलता है? बोले सुकून मिलता है। अब मैं आपको उस रायवंड के उसमें एक आदमी हो के आया है, उसके आपको बताता हूँ कि वहाँ पे वो क्या देखता है। उसने कहा कि मैं कई बार गया हूँ 2004 से 2008 तक, और उसमें उस वक्त पाकिस्तान में एक ही तबलीगी इज्तिमा होता था, लेकिन अब कई होते हैं, साल में 3-4 हो जाते हैं, कराची में भी होता है। और उन्होंने कहा कि उसमें तबलीगी जमात उसको ऑर्गेनाइज करती है और तबलीगी जमात इनको बुलाती है अपने पर, लेकिन आपको वहाँ पे मुसलसल गंदबाजी मिलेगी, कोई सिविक एथिक्स नहीं होंगे इनके पास, ना वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ना लाइन बनाने की बारी आएगी। और जब वहाँ से निकल के आते हैं, जब वो 3 दिन का इज्तिमा ख़त्म होता है ना, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे इतनी ह्यूमन वेस्ट होता है कि समझ लो कि साल भर की खाद तैयार हो जाए, इतना वो, क्योंकि ना टॉयलेट का कोई इंतज़ाम होता है ना कुछ। और बड़ी बड़ी बसों में, वैगनों में, छतों पे सवार होके आते हैं और जहाँ मर्जी आती है गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और किसी होटल के पास अगर ये रुक जाएं तो बदतमीज़ी से वहाँ पे खाना भी खाते हैं। लोगों को, औरतें अगर बैठी हैं तो उनको जाके हैरेस करेंगे कि तुम इस हिजाब नहीं पहना, तुमने बुर्का नहीं पहना, फलान है, ढुमकान है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो लेक्चर देना होता है, कोई भी 500,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और एक आदमी भाषण देता है। जब जो भाषण देने वाला होता है उसको खुद अलिफ भी नहीं पता होती कुरान की, या कोई मतलब कुछ भी नहीं पता होता, वो अपनी मर्जी के जो मर्जी आती है वो अपना गंद फैलाते हैं। और ज़्यादातर नॉन मुस्लिम के ऊपर जोर होता है कि नॉन मुस्लिम को आपने मुसलमान बनाना है, ये वो। और 24 घंटे उसमें गंद फैलाई जाती है, लाउड स्पीकर जगह जगह, एक शोर, एक गंद, कोई सिस्टम नहीं। जब वो जाते हैं तो इतनी गंद वहाँ पे फैली होती है कि बताया नहीं जा सकता। हमने कुंभ मेला देखा था अभी, जो महाकुंभ मेला हुआ था, हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे लोग, जो ख़ास तौर पे ये जो मुसलमान लिखारी हैं, वो बड़ा शोर कर रहे थे कि इतनी गंद है वहाँ पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बिल्कुल मैनेज करके करोड़ों लोगों का इतने दिनों तक सिस्टम बहाल रखा। कहीं हमने नहीं देखा कि किसी औरत को धक्का दिया गया हो। सब वहाँ पे स्नान ले रहे थे, लेकिन कहीं हमने कोई बदमज़गी नहीं देखी। लेकिन इनका हाल ही ख़राब होता है। अजीज़ दोस्तों, उसी पे आगे चलते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की बाकायदा इलेक्शन से इलेक्टेड गवर्नमेंट CIA की मदद से गिराई गई और आंदोलन किए गए, जिसमें
कई लोग मारे गए, पूरे बांग्लादेश का सिस्टम ख़त्म हो गया और शेख हसीना वाजिद को भारत भाग के जाना पड़ा और CIA के टट्टू डॉक्टर यूनुस को वहाँ पे बिठाया गया सिंहासन पे। उसने आके सबको इस्लामिस्टों को खुली छूट दे दी, जो करना है करो, जो जिसको मारना है, जिसको करना है, जो कब्जा करना है। पूरे बांग्लादेश का सिस्टम ही आउट हो गया, क्योंकि इस्लामिस्टों के पास कोई सिस्टम है नहीं। उनके पास एक ही सिस्टम है कि नमाज पढ़ो, औरतों को गुलाम बनाओ, सेक्स स्लेव्स बनाओ, बस, और कुछ नहीं करना। खाओगे पियोगे कहाँ से? लूट मार करो। जिहाद इसीलिए तो ईजाद किया गया है कि लूट मार करो और तुम लोगों को जो मिले तुम्हारा माले गनीमत है। एक इकोनॉमी जो कि शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बूमिंग इकोनॉमी थी, तबाह होकर रह गई और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई, इंडस्ट्रियां बंद होने लगीं और टोटल पाकिस्तान बन गया। और ऐसे में यूनुस ने जो एक तो इस्लामिस्टों को खुली छूट दी, दूसरा उसने पाकिस्तान आर्मी को वेलकम किया। ये वही आर्मी है जिसने यूनुस साहब आपकी औरतों का मिलियंस के हिसाब से रेप किया था। एक सिस्टमेटिक गैंग रेप हुआ था। आपके इंटेलेक्चुअल्स का कत्लेआम किया था। ढाका यूनिवर्सिटी खून में नहा गई थी। आपकी जनरल पब्लिक का जेनोसाइड किया था। उन्हीं को आप बुला के वापस बांग्लादेश हवाले कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू दुश्मनी में। वरना आपको पता है कि बांग्लादेश को आज़ाद होने से पहले से लेके हसीना वाजिद की सरकार तक भारत ने कितना सपोर्ट किया। अगर 71 में भारत चाहता, जो कि कर लेना चाहिए था, इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी गलतियां थी 71 की, अगर भारत उस वक्त बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल करता और हिलने भी ना देता, जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर एक कंट्रोल रख के बैठा था इतने सालों तक, अब अफ़गान आज़ाद हुए तो आपको पता चलता। लेकिन भारत की आदत नहीं है। भारत ने आपको खुली छूट भी दी और सपोर्ट भी किया। भारत की सपोर्ट पे आप लोगों ने स्टैंड लिया और आप वापस आप पाकिस्तान का हाल तो देख लेना, आपको फिर कोई सबक नहीं मिला। लेकिन अब ये हुआ कि यूनुस गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियों से और कॉलेज स्कूल से PT टीचर और म्यूज़िक टीचर को फायर कर दिया। बोला म्यूज़िक इज़ नॉन इस्लामिक। खुद साले को देखो, अपने आप को लिबरल और सेक्युलर कहता है। लेकिन तो उस पर फिर बांग्लादेश में मेजॉरिटी, मैं बताऊं आपको कि आज भी इस्लामिस्ट नहीं है। ये हल्ला गुल्ला करते हैं, जमा हो जाते हैं और पूरा एक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बांग्लादेशी सारे, तो वो फिर अब वो स्टूडेंट और वो लोग सड़कों पे आ गए हैं जो अब इस सिस्टम के खिलाफ हैं जो यूनुस ने राइज किया है। अब बांग्लादेश के लोग 14 महीने बाद फॉरेन फंडेड यूनुस की सरकार के खिलाफ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश फिर एक केओस की सिचुएशन में आ गया है। शेख हसीना वाजिद भी अब 14 महीने बाद बोलना शुरू किया है उन्होंने। उनके ऊपर भी पाबंदी थी। बार बार बांग्लादेश भारत को प्रेशराइज कर रहा था कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो, वरना कम से कम उसको बोलने की इजाज़त नहीं दो, इसको आज़ादी ना दो। अब भारत ने देख लिया है कि बांग्लादेश मुसलसल पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पे मौका देता है। अभी जो रिलीजियस मैंने आपको बताया इनकी गैदरिंग थी, उसमें भारत से देवबंद मदरसे के मौलाना मदनी को और पाकिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान को और दुनिया भर के मेले चमेले मौलवियों को जमा किया था। वो वहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? अभी इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो है अहले हदीस का अमीर है, जो उसको बांग्लादेश बुलाया। पाकिस्तान के आर्मी के लोग जा रहे हैं। अभी भारत में जो दिल्ली में धमाका हुआ उसके भी डंडे मिल रहे हैं कि RDX वहाँ से आया है, बांग्लादेश से। पूरा बांग्लादेश आपने जिहादियों और पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। आपको सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी और मौलवियों ने, जिहादियों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। आपको इससे तो कम से कम सबक हासिल करना चाहिए। तो अब हसीना वाजिद ने बोलना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का सबसे पुराना दोस्त है ना, वो भारत है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और उनको पता है कि इलेक्शन के बगैर, इलेक्शन में सारी पार्टियों को पार्टिसिपेट करने के बगैर
उन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत गहरे हैं और ये किसी यूनुस जैसे पागलपन को बर्दाश्त कर सकते हैं। बांग्लादेश की जो अभी सरकार बनाई गई है वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को तोड़ रही है और एक्सट्रीमिस्टों को वहाँ पे खुल खेलने का मौका दे रही है। इसी तरह यूनुस के हवाले से मुख्तलिफ राय हैं कि ये किस तरह ये ग्लोबल प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। और ये है कि 7 अगस्त 2024 को जब इसने चीफ एडवाइज़र के तौर पे ऑफिस में आया तो उसने पहले इंटरव्यू में भारत को वार्निंगें देना शुरू कर दी कि अगर तुमने बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया तो हम तुम्हारे 7 सिस्टर और वेस्ट बंगाल को खा जाएंगे। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, तुम अपनी औकात तो देखा करो। जॉर्ज सोरोस उसको सपोर्ट कर रहा है, वही जॉर्ज सोरोस जो अभी ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाया है। तो यह है कि अब सिचुएशन बांग्लादेश की वापस ख़राब होती जा रही है। बांग्लादेश का इकोनॉमी का हाल ये है कि अक्टूबर में बांग्लादेश की 20% जो गारमेंट की एक्सपोर्ट थी ना वो कम हो गई है। हालांकि हम यूएस टैरिफ जो लगे थे उसमें भारत पे 50% लगाए थे, बांग्लादेश पे इतना कम लगाया था। इसके बावजूद 20% गारमेंट एक्सपोर्ट कम हो गई है। बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट का 60% गारमेंट एक्सपोर्ट है, जबकि टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जंग का, जिहाद का जुनून जो पाकिस्तान इस वक्त रीजन में फैला रहा है, एक तरफ अफ़गानिस्तान से पंगा लिया हुआ है, एक तरफ भारत से में टेररिज्म कर रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश को उकसा रहा है, ये रीजन में फिर मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि भारत और इंटरनेशनल फोर्सेस मिलके इस इलाके को, इस रीजन को अब इन जिहादी जुनूनियों से आज़ाद कराएं। ये वक्त आ गया है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।